पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। वर्ष 2011, उत्तराखंड, जिला नैनीताल। 300 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश। कौन नेता, कौन अधिकारी हैं शामिल? ये तो समाचार प्लस पर हमें बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कौन नेता, कौन अधिकारी हैं शामिल। अरबों रुपए की जमीन का जो घोटाला है, वो घोटाला कैसे हो गया? निगरानीकर्ता जो हैं वो जमीन के मालिक कैसे बन गए? जब खुद निगरानीकर्ता मालिक नहीं थे तो फिर उनके वारिस मालिक कैसे हो गए? जब अदालत में मुकदमा चल रहा था तो निगरानीकर्ताओं ने जमीन को कैसे बेच दिया? सीलिंग वाली जमीन विरासत के तौर पर कैसे मिल गई? इस मामले में क्या सीलिंग एक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया? केसर शुगर मिल एक संस्था है, उसकी जमीन किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर दर्ज नहीं हो सकती। क्या सूबे के सबसे बड़े घोटाले में तत्कालीन सरकार के मंत्री, नेता और अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार किया जा सकता है? अग्रवाल साहब, ये सवाल हैं जिनके मुतालिक मैं जवाब आपसे चाहता हूं। बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा घोटाला अगर हो गया तो सरकार क्या सोती रही? ये भी एक सवाल बनता है। और अगर सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता तो फिर वो कौन व्यक्ति है जिसकी अगुवाई में, जिसकी सरपरस्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ? अतुल जी, जिस प्रकार जमीनों की प्रक्रिया से मेरे को काफी कुछ जानकारी रहती है, उस जानकारी के मुताबिक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। अगर हम इसे घोटाला कहें तो वो एक अलग इश्यू हो सकता है। मैं आपकी इस लैंग्वेज को बहुत चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना मेरा मानना है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उन लोगों ने, रजिस्ट्री की निगरानीकर्ताओं ने, और जहां तक आपके माध्यम से या हमारे जो मित्र बैठे हैं सुबोध जी, उनके माध्यम से आप उस वक्त की बीजेपी सरकार या नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो उसमें तो इतने मामले, पूरे इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं रोज सड़क पर, तो उसमें भी सरकार जिम्मेदार है। इतनी चीटिंग हो जाती है, उसमें भी सरकार जिम्मेदार है। नहीं, अग्रवाल साहब, हम जिम्मेदार, अग्रवाल साहब हम जिम्मेदार ठहराने वाले कौन होते हैं? हम तो केवल तथ्य जनता जनार्दन के सामने रख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जिम्मेदार करार दे रहे हैं तो ये गलत बात है। और अगर आप पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार मानते हुए सफाई दे रहे हैं तो ये आपका व्यक्तिगत मामला है। सफाई का तो सवाल ही नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ये रजिस्ट्री हुई है। और न्यायिक प्रक्रिया को न्याय विभाग इसकी जानकारी करे, इसकी जांच करे, ठीक प्रकार जांच करके ये देखे क्या ये घोटाला था, चीटिंग थी, और जिन अधिकारियों के माध्यम से ये जो भी मामला हुआ है वो निकल के आए, और साथ ही अगर कोई रजिस्ट्री हो तो निरस्त हो जाए, निरस्त होकर सरकार में दोबारा निहित हो जाए। अमिताभ अग्निहोत्री मैं गुजारिश करूंगा, अमिताभ जी जरा तथ्यों को अग्रवाल साहब को और संजीदा तरीके से समझाया जाए। देखिए, 11/2/2011 सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करते हुए केसर शुगर मिल की जमीन को केसर शुगर मिल के प्रतिनिधि के वारिस के नाम विरासतन दर्ज करवा दिया गया। ये काम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एम्पावर्ड नहीं था। कानून जिलाधिकारी को भी, जो राजस्व का मुखिया होता है जिले में, उसको भी इस बात की अनुमति नहीं देता, लेकिन हो गया। 11 फरवरी को ये जमीन ट्रांसफर हो गई इलीगली, नियमों को धता बताते हुए। सीलिंग एक्ट की फाइल को उल्टा पलट के टेबल पर रख देने के बाद उस निगरानीकर्ता की बेटी के नाम और दूसरे निगरानीकर्ता के बेटे के नाम, जो बेटी के नाम ट्रांसफर हुई, उस जमीन को ठीक 25/4 को, यानी 2 महीने के भीतर उसके लिए ग्राहक ढूंढ लिया गया। और ग्राहक ढूंढ के एक ही दिन में सारी रजिस्ट्री हो गई। और प्रकाश चंद्र और शारदा प्रसाद दुबे नाम के 2 लोग गवाह थे, जो 5 रजिस्ट्रियों में गवाह हुए।
बाद में पता लगा कि ये जो दोनों लोग हैं, ये लोग बेचारे एक प्रभावशाली व्यक्ति के घरेलू नौकर हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति के घरेलू नौकर थे ये लोग, जिनके हस्ताक्षर व्यक्ति का नाम बताएंगे अमिताभ जी? सुबोध भाई, नाम लेना ठीक नहीं होगा अभी मेरे स्तर पर। लेकिन हाँ, ये आरोप लगा, मैं इसके तथ्य में अखबारों की कटिंग उत्तराखंड की दिखा सकता हूं। मैं इसके पक्ष में वो तमाम प्रतिवेदन जो सरकार के बड़े लोगों को भेजे गए, उन प्रतिवेदनों की कॉपी आप लोगों को उपलब्ध करवा सकता हूं कि रजिस्ट्री ऑफिस उठ के किसी के घर गया। ये छोटी घटना है क्या? उमेश कुमार जी हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश कुमार जी, ये अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है। अग्रवाल साहब को घोटाला समझ में आता ही नहीं। वो कहते हैं नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री हुई है और आगे जैसा होगा जांच में होगा। अतुल, 1974 में जब उमेश अग्रवाल जी से मैं उमेश जी 1974 में जब एक भूमि तकरीबन 83 एकड़ 400 बीघा के करीब जमीन सीलिंग में चली गई और सीलिंग में जाने के बाद जो विपक्ष था वो चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाद लंबित था, सरकार भी उसमें पार्टी थी। तो क्या सरकारी लोगों को या सरकार में बैठे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस संपत्ति से संबंधित वाद इलाहाबाद न्यायालय में लंबित है? क्या ये इतनी इनकी आंखें बंद थी कि ये नहीं देख पाए, या इनकी जानकारी में नहीं था कि इतनी बड़ी संपत्ति, एक केशर शुगर मिल 400 बीघा जमीन जिसका वाद इलाहाबाद न्यायालय में लंबित है, उसकी विरासत, उसकी जो जबकि खाता खतौनी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जीवनलाल और ब्रजेंद्र दोनों के दोनों प्रतिनिधि हैं। एक एंटरप्राइजेज केशर शुगर मिल्स लिमिटेड, एक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर, जिसके मालिक कई सौ लोग होंगे, उन लोगों की एक कंपनी के 2 प्रतिनिधि, उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे पन्ना जीवनलाल और महेंद्र दोनों के नाम विरासत चढ़ा दी जाती है। जबकि सीलिंग एक्ट में 12.5 एकड़ से ऊपर संपत्ति की जमीन किसी व्यक्ति के नाम नहीं चढ़ाई जा सकती। तो 32 हेक्टेयर तकरीबन 400 बीघा जमीन 2 लोगों के नाम कैसे चढ़ गई? इतने अनजान नहीं बनिए। उमेश अग्रवाल जी, नहीं, इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं। नहीं, मैं जवाब देता हूं। उमेश जी, एक बात मैं और जोड़ दूं। अग्रवाल साहब, एक बात और जोड़ दूं, फिर जवाब दीजिए आप। जी, ये 80 एकड़ जमीन का मामला, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक व्यवस्था दी। उसने कहा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल को उसने आदेश दिया कि इस जमीन पर तुरंत कब्जा लो और इसको सरकार में सन्निहित करो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तहसीलदार लाल कुआं ने इस बात को कागजों में दर्ज किया कि हां सीलिंग की जमीन है। उसके बाद ये जमीन अपर आयुक्त नैनीताल द्वारा 40 एकड़ का जो हिस्सा था वो 5 बेनामों में कैसे बिचने दिया गया? ये सवाल उठता। अगर हाई कोर्ट ने कहा कि जमीन सरकार में सन्निहित करो, सरकार के पास वापस गई, वो जमीन बिक गई, कैसे बिक गई? अमिताभ जी, एक इसके अंदर बहुत मजे का तथ्य है जो आप बहुत रोचक है। जिसे आप देखेंगे कि खतौनी के जो सेकंड लास्ट जो ऑर्डर है, जो खतौनी में जो आदेश दर्ज है, वो है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों अनुसार ये संपत्ति तकरीबन 10 बीघा छोड़ के बाकी 489 बीघा भूमि को उत्तराखंड सरकार में निहित कर दिया जाए। उस आदेश के 2 महीने बाद राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड के अधिकारी और जो संपत्ति पूर्व में लोगों के नाम विरासत चढ़ी थी, उस ऑर्डर को स्टे कर रहे हैं। बिल्कुल। जब इलाहाबाद न्यायालय ने समस्त संपत्ति, समस्त भूमि को उत्तराखंड सरकार में निहित कर दिया, तो उसके बाद 1 भी इंच जमीन के ऊपर कैसे खरीद फरोख्त हो गई और उसके मालिकान कैसे बदल गए? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था कि ये इतने भूमि को छोड़कर अधिशेष भूमि 489 बीघा 12 बिस्वा अतिरिक्त घोषित सीलिंग भूमि उत्तराखंड सरकार के नाम दर्ज हो अभिलेख, ये आदेश आया। उसके बाद सरकार ने ये गुलगपाड़ा कैसे कर दिया? कहीं तो कानून की मर्यादा होनी चाहिए थी ना। और ये पटवारी के स्तर का मामला नहीं, पटवारी तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे पूरे कागजों में। ये तो हाई कोर्ट और सरकार के राजस्व प्रमुख और कलेक्टर, इन इतने बड़े अधिकारियों के बीच में घूमता रहा मामला। ये किसी पटवारी और ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के बीच का मामला ही नहीं है। जी उमेश जी, अग्रवाल साहब।
जी मेरा इसमें निवेदन है जी कि आपकी जितनी भी इस मामले में जो आपने तथ्य रखे मैं उनको एडमिट करता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये जमीन जितनी आपसे प्रथम दृष्टया में बात पता लगी कि ये जमीन सरकार में निहित हो गई थी, सरकार में निहित होने के बाद निगरानीकर्ताओं ने इसे बेच दिया, ये एक बहुत बड़ी चीटिंग हुई। तो मेरा तो इसमें निवेदन ये है कि आज भी वही अधिकारी काम कर रहे हैं सरकार में जो उस टाइम अधिकारी थे, आज भी वही जुडिशरी है, आज भी वही सिस्टम है। तो इसका जो जिम्मेदार है इस मामले का मुझे लगता है कि अनावश्यक राजनीतिकरण करने का प्रयास हो रहा है। और जैसा सुबोध भाई का भी निवेदन था, तो मेरा ये कि इसमें 420 अग्रवाल साहब लॉ जो इन लोगों के अग्रवाल साहब इन्होंने सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया है और जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं और जिन लोगों के हस्ताक्षर से इस जमीन को बेचने का प्रयास हुआ है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उनको तुरंत जेल में डाला जाए। अग्रवाल साहब एक निवेदन मैं करूंगा। एक वर्ष में समाचार प्लस के इस मंच पर मैं पहले बार बैठा हूं आज जब मैंने राजनीति के किसी जुड़े व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया, वरना मैं तो सबसे पहले मेरा एक प्रिय डायलॉग है कि बाबू चपरासी होमगार्ड सिपाही से नहीं पूछता मैं सवाल, मैं पूछता हूं उससे जिसको जनता वोट देती है, सवाल उससे हो करता हूं। बाबू चपरासी होमगार्ड पटवारी लेखपाल इनसे क्या बहस करूं? मेरा सवाल होता है जो मालिक मुख्तार है जिसको चाबी सौंपी जाती है सूबे की या देश की। इसलिए मेरा सवाल मनमोहन सिंह जी से होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से होता है, इसलिए उत्तराखंड में विजय बहुगुणा से होता है। लेकिन आज तो मैंने संयम बरता, मैंने राजनीतिक चर्चा ही नहीं की। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये पटवारी के स्तर पर हुआ खेल है, नहीं। ये कागज मुझे बताते हैं, वहां की घटनाएं मुझे बताती हैं, उनके सीक्वेंसेस मुझे बताते हैं, अदालतों के आदेश मुझे बताते हैं कि ये ग्राम प्रधान और पटवारी और लेखपाल के बस्ते से हुआ खेल नहीं है। इसलिए ये सवाल उठा है। और ये आरोप ठीक नहीं कि हम राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीतिक की तो बात ही नहीं हमने की। एक शब्द आप मेरे जुबान से दिखाइए। सरकार और तत्कालीन बीजेपी के लोग इसके पीछे होंगे, ऐसा कुछ आपके माध्यम से बात आई है? तो नहीं, मेरे माध्यम नहीं, आप कहिए तो मैं अपना पूरा टेप आपको भिजवा दूं जितना बोल रहा हूं। मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, विनोद वर्तवाल की पार्टी का नाम लेने की तो बात ही नहीं उठती, फिर मैं तो नाम ही नहीं लिया। मैंने सिर्फ इतना सा अर्ज किया कि जो भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होता है अमिताभ जी, उसके संरक्षण की बात उठती रही है। और ऐसे में 25 प्रतिवेदन दिखा सकता हूं जो अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोगों ने सरकारों को भेजे हैं और जिनमें ये आरोप लगाए हैं। मैं नहीं कह रहा, फिर भी मैंने नाम नहीं लिए। मैंने उस नाम को भी नहीं लिया जहां ये चर्चा है कि रजिस्ट्रार अपना झोला झंडा लेके, सील मोहर स्टैंप पैड लेके किसी के घर गया, मैंने वो भी नाम नहीं लिया। नहीं, ये तो रूटीन प्रक्रिया, रजिस्ट्रार जाते रहते हैं। अगर मान लिया कोई रजिस्ट्री करने के लिए घर बुलाता है तो जाते हैं वो अक्सर, ऐसा कुछ नहीं। मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया। नाम लूंगा तो ये सामान्य प्रक्रिया नहीं रह जाएगी, फिर असामान्यता दिखने लगेगी। नाम लेते ही असामान्यता दिखने लगेगी, इसलिए नाम नहीं लिया। जी सुबोध जी, आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए सवाल ये है कि तकरीबन 83 एकड़ जमीन जो सीलिंग से कवर होती थी, और जो सीलिंग का हमारे यहाँ है कि 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी व्यक्ति में नहीं रह सकती, और वो जमीन प्रतिनिधियों के नाम हो किसी शुगर मिल के, उनके विरासत में उनके पुत्रों के नाम और पुत्रियों के नाम कर दी जाए, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जमीन बिक जाए, और जमीन बिकने के बाद जब माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो और माननीय उच्च न्यायालय उसको सरकार में निहित कर दे, उसके बावजूद भी कोई आदेश हो, तो इसमें कहीं ना कहीं घोटाले की बू तो आती है, इस बारे में दो राय नहीं है। मेरे काबिल मित्र उमेश अग्रवाल जी इस बात से सहमत होंगे कि इतना 83 एकड़ जमीन के घपले की हैसियत किसी तहसीलदार और लेखपाल की नहीं हो सकती जब तक उसको कोई संरक्षण न मिला हो। तो निश्चित रूप से इसमें संरक्षण है, और वो संरक्षण देने वाला व्यक्ति कौन है, मैं समझता हूं ये निश्चित जांच के बाद सामने आएगा। बड़े अधिकारी हैं जिनके साइन हुए हैं इस रजिस्ट्री में। देखिए मैंने रजिस्ट्री के रजिस्ट्री को उमेश जी, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि कोई नेता इन्वॉल्व है, मैंने कहीं नहीं कहा कोई नेता, लेकिन आपने जिस तेजी के साथ कहा कि बड़े अधिकारी हैं, इससे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। देखिए भैया, बड़े अधिकारी आपने सीधे कह दिया कि बड़े अधिकारी अग्रवाल साहब सामने आ जाएगा। अग्रवाल साहब, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में एक जिला है,
वहां एक तहसील है कुंडा, देश भर में चर्चित है, वहां 11 महीने में 7 कप्तान बदले। तो ये आधिकारिक